नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद तरुण में। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं की साइंस की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि साइंस सभी एग्जाम में आती है और स्पेशली रेलवे में तो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं और एक अच्छे मार्क्स का पोर्शन रहता है साइंस का। उसी की आपको तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आज जो हमारा सेशन रहने वाला है ये 9वां सेशन है, 9वीं क्लास है आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसमें कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में। सेशन को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे एक बार से लाइक भी कर देना। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जरा देखिए, पहला क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वाकर्षणीय स्थितिज ऊर्जा को पृथ्वी के ऊपर एक बिंदु में परिभाषित किया जाता है, तो इसे निम्नलिखित में से किसमें कार्य किया गया है। ठीक है, कार्य की स्थिति पूछ रहा है इसमें, तो बताइए इसमें क्या कंडीशन बनेगी। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू द पॉइंट अपोजिट ग्रेविटी, दूसरा है अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट, तीसरा है कीप इट द सेंटर, और डी ऑप्शन है प्लेसिंग इट ऑन द ग्राउंड ऑफ अगेंस्ट ग्रेविटी। तो भैया यहां पर ये बात है, ये बोल रहा है कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर लेकर गए हैं ना, तो वहां पर परिभाषित कैसे करोगे, तो वहां परिभाषित ऐसे करोगे कि इसे पृथ्वी से क्या किया गया है, पृथ्वी से विपरीत गुरुत्वाकर्षण के बिंदु तक उठाया गया है, ऊपर की तरफ ले जाया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किया क्या है आपने, उसको उठा करके ऊपर रख दिया है। तो इस कंडीशन में जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी, mgh के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, mgh होती है, जिसमें m क्या है आपका मास है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है उसकी हाइट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां हो जाता है और इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है जरा उसको समझिए कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। भाई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता, सीधी सी बात है कि आपके पास जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी आप उतना ही ज्यादा कार्य भी कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं एनर्जी की यानी ऊर्जा की। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है 3। एक कुली 500 न्यूटन को, या 500 न्यूटन का कोई भी भार है उसको 100 मीटर की दूरी तक उठाता है, कुली द्वारा किया गया कार्य। तो भैया इसमें हुआ क्या है कि कुली ने एक वजन उठाया है, उसका भार कितना है, 500 न्यूटन है। 500 न्यूटन उठाया, सर पे रखा और आगे की तरफ बढ़ गया, 100 मीटर चला। ठीक है, अब इसमें कितना कार्य किया गया, तो देखो इन दोनों के बीच में जो बल लगाया है, बल ऊपर की तरफ है और चला वो आगे की तरफ है। इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो W इज इक्वल टू यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, W इज इक्वल टू हमारा एफ एस कॉस थीटा लग जाता है। तो W इज इक्वल टू फोर्स हमारा 500 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 मीटर का, और कॉस हमें दे रखा है 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो बताइए जरा, 0 का गुणा हम किसी में भी करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर वर्क डन पूछा था, यहां पर ये यूनिट गलत है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल यूनिट होती है, एन नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0 जूल। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसमें काम नहीं किया जाता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट डन। आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताना है कि किसमें कार्य नहीं हुआ या नहीं किया गया। एक विंड मिल है, वो क्या कर रही है, पानी को ट्यूबवेल में ऊपर की तरफ चढ़ा रही है। तो भाई ऊपर चढ़ा रही है, उसका मतलब इसमें कार्य किया गया है। अगला है आपका, एक गधा अपनी पीठ पर एक वजन रखा हुआ है। ठीक है, उसकी पीठ पर वजन रखा हुआ है, तो वजन तो केवल रखा हुआ है ना,
उठा करके रख तो रहा नहीं है। जब उठा के नहीं रख रहा है तो इसका मतलब ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्य नहीं कर रहा है। उसने बस क्या किया है, वजन को अपनी पीठ पर रख दिया है, तो उसका फोर्स तो है लेकिन वो चला नहीं है। इस कंडीशन में क्या हो गया, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बल चाहे कितना भी हो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वहां पर आपका कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है आपसे, सुमन इज स्विमिंग इन अ पूल। भाई स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है, मतलब वो चल भी रही है और फोर्स भी लगा रही है, वर्क तो इसमें भी होगा। फोर्स किधर लगाते हैं इसमें, पीछे की तरफ, तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और एक इंजन एक ट्रेन को खींच रहा है, तो ये भी आपका वर्क इसमें हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका, काम मौजूद होता है यदि, वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज। भाई कब बोल सकते हैं कि कार्य कहीं पर हो रहा है। हमें मालूम है कि कार्य का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि या तो बल हो या फिर वहां पर विस्थापन होना चाहिए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बल होगा तो वहां पर कार्य भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि बल F इज इक्वल टू जीरो है तो भैया कार्य क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि कार्य का फॉर्मूला ही हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स ही जीरो है, डिस्प्लेसमेंट चाहे जितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य उस कंडीशन में कैसा रहेगा, कार्य उस कंडीशन में जीरो रहेगा, यानी इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर है 7। जब एक व्यक्ति एक दीवार को धकेलता है लेकिन उसे हटाने में असफल रहता है या उसे हिलाने में असफल रहता है, तो यह किस प्रकार का काम करता है। भाई वो दीवार को धकेल रहा है लेकिन क्या वो धकेल के उसको शिफ्ट कर पा रहा है, तो आंसर है नहीं कर पा रहा है। जब शिफ्ट नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशन में विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन जीरो हो गया। अगर विस्थापन जीरो है तो किया गया कार्य भी कितना होगा, किया गया कार्य भी कुछ नहीं होगा, मतलब जीरो होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, मतलब इसमें कौन सी पावर की यूनिट नहीं है। अब देखो जरा, पावर की यूनिट क्या होती है, तो पहले बताऊं आपको पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। अब कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड हमें दे रखा है, यानी कि ये तो यूनिट होती है। जूल पर सेकंड को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम वॉट भी बोलते हैं। वॉट भी इसमें दे रखा होगा, वॉट भी इसमें दे रखा है, ये भी नहीं है। बात करें आपसे, किलोवाट भी होती है हमारी, बड़ी यूनिट क्या होती है इसकी, किलोवाट होती है। तो किलोवाट क्या इसमें दे रखी है, तो भैया अकेले किलोवाट तो नहीं दे रखी। और बात करें हॉर्स पावर की, तो बच्चे हॉर्स पावर भी पावर की ही यूनिट है, जिसकी वैल्यू होती है 746 वॉट। कितनी होती है, 746 वॉट होती है। तो ये आपकी यूनिट है पावर की, लेकिन किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी की यूनिट है, जो एनर्जी कंज्यूम हुई है उसकी यूनिट है, ये पावर की यूनिट नहीं है। तो इसके लिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कौन सी यूनिट है जो पावर की नहीं है। तो इसका मतलब एक यूनिट होगी जो पावर की नहीं होगी, बाकी की सारी पावर की यूनिट इसमें दे रखी हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, जिसमें डब्ल्यू का मतलब क्या है। तो इसका आंसर सभी बच्चे जानते हैं, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट में इसका आंसर दे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, वर्क डन होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक लड़का जिसकी भार 50 किलोग्राम है 10 सेकंड में 44 सीढ़ियों को चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है वो कितनी है। अब यहां पर टोटल मिलाकर के 44 सीढ़ियां हैं। कितनी है, 44 सीढ़ियां हैं और हर एक सीढ़ी आपकी 15 सेंटीमीटर की है। तो 15 का इससे गुणा करेंगे तो 15 चौक हो गया 60 का, जीरो कैरी लगी 6, 15 चौक 60 और ये हो गया हमारा 66 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से पॉइंट लग गया, तो हम बोल सकते हैं कि 6.6 मीटर की हाइट आ गई। अब दे क्या रखा है इसमें, तो देखो यहां पर हमसे पूछा क्या है, पावर पूछा है, और पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम होता है।
वर्क हमारा क्या होता है बच्चे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन टाइम होता है। अब क्योंकि ऊंचाई है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एस की जगह पर, यहां पर एस की जगह पर आपका एच आ जाएगा, यहां पर एस की जगह पर आपका एच आ जाएगा। और यहां पर फोर्स हमारा क्या होगा बच्चे, फोर्स हमारा mg के बराबर होगा, साथ में हाइट है, अपॉन में आपका टाइम है। तो बच्चे मास में दे रखा है 50 किलोग्राम, ग्रेविटी आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, 9.8 भी होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट में उसको 10 मान लेते हैं। हाइट कितनी आ गई इसके, हमारी 6.6 आई है, अपॉन टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 10 सेकंड का। तो 10 से तो 10 कट गया, जीरो हटाया तो ये पॉइंट कट गया, 66 का 5 से किया तो 6 पंजे 30, और 6 पंजे 30 और 3 हो गया 33, यानी कि 330 हमारा आंसर आ गया। पावर कितनी आ रही है हमारी, 330। और याद रखना पावर है तो पावर की यूनिट क्या होती है, जूल नहीं होती है, वॉट होती है। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सी नहीं होगा। ठीक है, यूनिट दोनों की क्या है, अलग है, लेकिन वैल्यू सेम है। तो जल्दबाजी में ये मत लगा देना, ये किसके लिए है, ये या तो वर्क के लिए यूज कर सकते हो जूल को, या फिर ऊर्जा के लिए यानी कि एनर्जी के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा 2 सेकंड में 1000 जूल का काम किया गया, तो उसने कितनी ऊर्जा खपा दी, या उसकी जो पावर है उसका क्या एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर क्या करेंगे निकालने के लिए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पावर इज इक्वल टू होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। और वर्क कितना कर लिया उसने बच्चे, उसने 1000 जूल का कार्य कर लिया और 2 सेकंड में किया, तो 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 500 वॉट आ जाएगा, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, बस जरूरत किसकी है, फॉर्मूला याद रखने की और चीजों को बेहतर तरीके से समझ करके करने की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 12। पवन चक्की किस प्रकार की पवन की ऊर्जा का उपयोग करती है। तो भाई पवन चक्की की बात कर रहे हैं, विंड मिल की बात कर रहे हैं। तो विंड मिल जनरली क्या होती है, वो जिसका पंखा टाइप होता है वो घूमता है किसकी वजह से, जब हवा तेज आती है, एयर जब स्पीड में आती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और जब कोई स्पीड में आता है या कोई चल रहा होता है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वो गतिज ऊर्जा का उपयोग करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हवा की प्रतिरोध अनिवार्य है और स्वतंत्र रूप से गिरते वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि ऊपर से अगर कोई वस्तु गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है, यानी कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा, सिंगल फोर्स काम कर रहा है। और वो फोर्स कौन सा है, वो ग्रेविटी है। केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो योग है वो हमेशा कैसा रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब स्थिर रहता है, क्योंकि जब ऊपर से गिराया, जहां पर वो सबसे ऊपर हाइट पे था, सबसे ज्यादा क्या थी उसके पास, सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा थी। जैसे ही उसको छोड़ा, वो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होती चलेगी किसमें, गतिज ऊर्जा में। जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में, उतना गेन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों को जब ऐड करेंगे किसी भी पॉइंट पर, वो हमेशा हमें सेम मिलेगा, एक समान मिलेगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब एक संपीड़ित तने को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थिति ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। When a compressed spring is released, it converts its potential energy into। भाई खींचा हुआ है या दबाया हुआ स्प्रिंग है, जब छोड़ेंगे तो एकदम से क्या होगा, दबाया हुआ है तो बाहर की तरफ जाएगा, और खींचा हुआ है तो अंदर की तरफ आएगा। भैया मोशन आ गया, मोशन आ गया, इसका मतलब उसके पास जो ऊर्जा है वो परिवर्तित हो चुकी है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, यानी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चे, आज 15 क्वेश्चन कर रहे हैं अपने सेट में, और इसमें आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। भाई एक गतिशील वस्तु है तो गतिशील वस्तु के पास में कौन सी ऊर्जा होती है। तो हमें सबको पता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर ठहरी हुई चीज है तो ठहरी हुई चीज के पास में पोटेंशियल हो सकती है, बशर्ते उसके पास या तो हाइट हो या फिर उसे क्या किया गया हो,
उसे खींचा गया हो या उसे सुकोड़ दिया गया हो। तो ये थे आज के हमारे कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन। लेवल कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में सेम टाइम पर ही 11 बजे आपके साथ, और देखेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए। स्पेशली जो एग्जाम अभी आपके आने वाले हैं, एमटीएस का, सीजीएल का एग्जाम चल ही रहा है, आरआरबी का, एएलपी का आने वाला है, टेक्नीशियन के आने वाले हैं, उसके बाद में फिर आपका एनटीपीसी होना है, फिर ग्रुप डी होना है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करनी है और ये पूरी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी पूरे साइंस पोर्शन की। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।